क्लास 11। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स वेव विद यशपाल सिंह में। आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 का। तो आज है पार्ट 2। पिछले पार्ट में आपने कुछ फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके बारे में जाना, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, उनकी यूनिट्स क्या होती है, उनके नोटेशंस क्या होते हैं, ये हमने उसमें सीखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको जब हम मेज़र करते हैं या उनकी जो यूनिट्स हम लिखते हैं तो उसके लिए हमने कौन कौन से सिस्टम बना रखे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको बेसिकली 3 सिस्टम्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पहला सिस्टम हमारा कहलाता है सीजीएस सिस्टम, और सेकंड है हमारे पास एफपीएस सिस्टम, और थर्ड है एमकेएस सिस्टम। इन तीनों सिस्टम में बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास 7 थी। एक तो था मास, एक थी लेंथ, एक था टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर करंट, फिर इस तरीके से 7 थी। तो हमने क्या किया, इन तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो नोटेशन है, जिनकी जो यूनिट्स हैं, उन्हीं के आधार पे ये 3 सिस्टम बना लिए। हालांकि इसमें सभी जितने भी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ गई या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आ गई, सबकी यूनिट्स इनमें समाहित है, लेकिन इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ओनली इन 3 का यूज किया। जैसे सी का मतलब यहाँ पे क्या है, सेंटी, जी का मतलब यहाँ पे ग्राम है, और एस का मतलब यहाँ पे सेकेंड है। सेंटी किसकी यूनिट होगी, लेंथ की। सेंटीमीटर, सेंटी यहाँ पर आप पूरा लिख लें इसको, सेंटीमीटर यूनिट होगी आपके लेंथ की। ग्राम किसकी यूनिट होगी, मास की, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो सीजीएस सिस्टम किसको बता रहा है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड को। और इट इज ए ब्रिटेन, ये जो सिस्टम है ये ब्रिटेन में डेवलप किया गया था, ब्रिटेन से लिया गया ये। तो आप इसको याद रखें कि भाई सी का मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर से है, जी का मतलब यहाँ पे ग्राम से है, और एस का मतलब सेकंड से है। यानी इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी जितने भी देश हैं उन सब में जब आप कोई भी मास मेजर करेंगे तो आपको किस में लेना है, ग्राम में लेना है। कोई भी लेंथ आप मेजर करेंगे तो आपको किस में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है। और टाइम को आपको किस में लेना है, सेकंड में लेना है, ऐसा इन्होंने कहा था। सेकंड जो आपका सिस्टम है एफपीएस, इसमें एफ से मतलब फुट से है, और पी से मतलब पाउंड है, और एस से मतलब तो सेकंड ही है। तो ये वाला जो सिस्टम है ये फ्रांस में डेवलप किया गया। इसके अंदर लेंथ को देखो फुट से माप रहे हैं। हम बोलते हैं ना कि आपकी हाइट कितनी है, तो हम हाइट नापते तो बोलते हैं 5 फुट 11 इंच। जैसे मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है, तो फुट और इंच में जो मेजरमेंट हो रहा है लेंथ का, वो आपके कौन से सिस्टम में होता है, एफपीएस सिस्टम में होता है। और ये कौन से कंट्री में डेवलप किया गया था, ये फ्रांस में डेवलप किया गया था। तो आप समझ सकते हैं एफपीएस का फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकेंड। तो यहाँ पर जी का मतलब ग्राम था, यहाँ पी का मतलब पाउंड है। तो पाउंड यानी यहाँ पे मास को किस में मेजर किया जा रहा है, पाउंड में मेजर किया जा रहा है। अब आपको रिलेशन पता होना चाहिए कुछ चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें 1 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। इसी तरीके से आप देखें कि 1 फुट, अब 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1 फुट में ये पता है 12 इंच होते हैं, और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होता है। अब इसको हम यदि मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाएगा, तो 1 फुट इक्वल टू 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो सेंटीमीटर आएंगे उससे आप पता लगा सकते हैं कि 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है। और इसी आधार पे आप पता ये भी लगा सकते हैं कि 1 फुट में कितना मीटर होता है। तो आपको इनके रिलेशंस ये थोड़ा सा ध्यान होने चाहिए कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो उससे आप एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं इन सिस्टम्स को। इसके अलावा देखो और चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात कर रहे थे, मास की बात कर लेते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो आप ये साइड में लिखते जाए, बोली रफ बना ले इस तरीके से। ये 5th नंबर डाल दे। 6th पे 1 kg में कितने ग्राम है, 1000 ग्राम है। अब अपन 1 पाउंड की बात करें कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होंगे, तो 1 पाउंड में लगभग 450 अप्रोक्स ग्राम होते हैं।
और किलोग्राम में यदि मैं बात करूं तो 1 पाउंड बराबर ये कितना किलोग्राम हो जाएगा, 0.450 किलोग्राम। तो इतना यानी 1 पाउंड में 450 ग्राम लगभग अप्रोक्स है ये, एग्जैक्ट मुझे अभी डाटा याद नहीं है, तो आप इसको एग्जैक्ट नेट पे सर्च कर लें और वो यहाँ पे राइट डाउन कर लें। तो 1 पाउंड बराबर 450 ग्राम के अप्रोक्स होता है, और 1 पाउंड किलोग्राम में तो 0.450 किलोग्राम के अप्रोक्स यहाँ पर मास होता है। तो एपीएस सिस्टम में फुट को लेते हैं किस में, लेंथ को किस में लेते हैं, फुट में, मास को किस में लेते हैं, पाउंड में। एक चीज जो कॉमन है वो है टाइम। टाइम को इसमें भी सेकंड में मेजर करते हैं, इस वाले सिस्टम के अंदर भी सेकंड में ही मेजर किया जाता है। तो ये था आपके पास एफपीएस सिस्टम, और इसका रिलेशन कौन सी कंट्री से है, फ्रांस से है, इसका रिलेशन ब्रिटेन से है, ब्रिटेन। अब आपका आ गया ये एमकेएस सिस्टम। ये अभी प्रचलित जो सिस्टम है वो अभी जो लेटेस्ट जो सिस्टम हमारे चल रहा है वो एमकेएस सिस्टम पे बेस्ड है, और हमारे पूरे वर्ल्ड में एमकेएस सिस्टम पे बेस्ड जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई सिस्टम है वो इसी पे बेस्ड है, उसी का यूज किया जाता है। उसके बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं एमकेएस क्या होता है। एम का मतलब यहाँ पे मीटर है, इसके अलावा के का मतलब किलोग्राम है, और एस का मतलब तो सेकेंड ही है, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो इस सिस्टम में आप लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, मास को किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। तो ये आपका कहलाता है एमकेएस सिस्टम। 1960 से पहले एमकेएस सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था, यानी आप अपना मास फाइंड आउट करें। यदि जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप कहीं पे जाके अपना वेट तो निकालेंगे W बराबर mg से, लेकिन मास यदि फाइंड आउट करें, मैं बोलूँगा आपका मास जैसे फॉर एग्जांपल 60 kg है, कितना मास है आपका 60 kg, जैसे मेरा 60 kg मास है, तो 60 kg मास को यदि मैं किसी और कंट्रीज में जाके मेरा वापस से वेट करवाऊं तो वहां पर मैं इसको 60 kg ही कहूं, या फिर मैं उसकी किसी और, जैसे अपन जानते हैं ना कि भाई वेट कहाँ मेजर करते हैं, वेट मशीन पर। वेट मशीन हर किसी के घर में तो होती नहीं है, कहीं पर्टिकुलर जगह जाके ही अपन वेट करवाते हैं अपना। तो जैसे मैंने इंडिया में मेरा वेट करवाया तो वेट वहाँ से मेरे मास की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 60 kg मास आ गया मेरा। अब मैं ब्रिटेन चला गया, ब्रिटेन में जाके मैंने वहीं पे वेट मशीन में जैसे अपना वेट करने लगा, वो पाउंड में बताने लगा, या फिर वो किस में बताने लगा, वो ग्राम में बताने लगा। तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे क्या पता कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम है, अब मुझे पता भी है तो मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो ऐसी मतलब इस तरह की वो नहीं हो, क्या वर्ड आता है यार, ऐसी मतलब विभिन्नताएं ना हो अलग अलग जगह पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर कोई चीज़ किस सिस्टम में मेजर की जा रही है, तो दूसरी जगह भी वही सिस्टम में उसको हम मेजर करें, तो ऐसी सब जगह सेम या इक्वलिटी रहे, इसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाने की बात की गई कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ आप जिसमें कोई भी चीज़ को आप मेजर करो सब जगह उसी में ही मेजर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ किलोग्राम में मास को लेते हैं, तो आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाओ तो वहाँ पे भी आपको मास किस में मेजर करना है, किलोग्राम में ही मेजर करना है। तो ऐसे सिस्टम बनाने की आवश्यकता फील की गई, महसूस की गई। तब 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई मेजरमेंट ऑफ वेट्स। तो 1960 के अंदर जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उस समय डिसाइड किया गया कि जितने भी मेजरमेंट्स की जो यूनिट्स हैं, मैंने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनकी यूनिट्स है, वो हमको कैसे लेनी है, वो हमको एमकेएस सिस्टम में लेनी है। और उस सिस्टम को आपने एक नया नाम दिया जिसको कहते हैं एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। इसको मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स स्टार्टिंग में यहाँ पर जो एसआई एब्रीविएशन है, इस एसआई एब्रीविएशन को यदि हम ओपन करें तो हम ऐसे कह सकते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम से पता चल ही रहा है कि एक पर्टिकुलर एक ही सिस्टम बना दिया गया है और होल वर्ल्ड के लिए, और उसी सिस्टम के आधार पे आपको हर जगह सेम यूनिट्स देखने को मिलेगी। यानी हमारे यहाँ पे वेट यदि केजी इसमें मेजर किया जा रहा है मास को, तो दूसरी कंट्रीज में भी मास केजी में ही वेट या उसको मतलब लिखा जाएगा या डिनोट किया जाएगा। तो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये कहलाता है। इसको फ्रेंच में
इस तरीके से भी कहते हैं ले, इंटरनेशनली द यूनाइट्स, तो ले इंटरनेशनली द यूनाइट्स ये फ्रेंच एब्रीविएशन है एसआई का। तो एसआई यहाँ पे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जो कि पूरा का पूरा तो नहीं कह सकता, लेकिन मोस्ट ऑफली किस पे बेस्ड है, एमके सिस्टम पे ही बेस्ड है। तो ये 3 तरह के सिस्टम है जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होने के साथ साथ आपको इन तीनों सिस्टम में जो चीजें यहाँ पे बता रखी है इनके आपस में रिलेशन भी ध्यान होनी चाहिए। जैसे फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, सेकंड, चलो ये तो सेम ही है तीनों में। तो इस तरीके से आप जब रिलेशन बना लेंगे एक दूसरे को, तो एक सिस्टम से यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूं कि किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज करो, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो मैंने बोला 5 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो तो आप बोलेंगे 5000 ग्राम। इसी तरीके से मैं बोलूँ कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1000 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। और कन्वर्ट कब हम कर पाएंगे, जब हमको ये रिलेशंस ध्यान होंगे और ये 3 सिस्टम की हमको बेसिक इंट्रोडक्शन हमें पता हो जाना चाहिए। और अभी जो हम सिस्टम हम काम में ले रहे हैं वो है हमारा MKS, जो कि अब ब्रॉड वे में नए नाम से जाना जाता है, जिसको हम SI सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। इसका पूरा नाम द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। ये यहाँ से आपको जनरल नॉलेज लेनी है, बाकी इस पर कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनने वाला। नेक्स्ट हम बात करें अब, तो अब हम इसके बाद कुछ प्रीफिक्स 10 की पावर के कुछ प्रीफिक्स हम यहाँ पे याद करेंगे कि 10 की पावर को कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप साइंस पढ़ रहे हैं तब तक ये चीज़ें आपका पीछे नहीं छोड़ेगी। तो आप देखिए एब्रीविएशंस ऑफ पावर, एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स लिख देता हूँ। तो एक टेबल बनाते हैं अपन। इस टेबल के अंदर देखिए मैं मल्टीपल और प्रीफिक्स लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर तो लिख लेते हैं अपन सीरियल नंबर को छोड़ो, मल्टीपल और उसका प्रीफिक्स और उसका नोटेशन यानी सिंबल, ये हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से। टेबल बनाएंगे आप लोग। तो देखते हैं अपन इसके अंदर सबसे पहले जो मल्टीपल और प्रीफिक्स यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो 10 की पावर में मैंने क्या लिया, सबसे पहले लिया 10 की पावर 1, उसके बाद मैंने लिया 10 की पावर 2, उसके बाद मैंने लिया 10 की पावर 3, उसके बाद मैंने लिया 10 की पावर डायरेक्ट 6, उसके बाद मैंने लिया 10 की पावर 9, और उसके बाद मैंने लिया 10 की पावर 12, और एक और ले लो वाली। वैसे 18 तक याद करने होते हैं, लेकिन 15 ही बहुत है। आपके जो 10 की जो पावर है ये प्लस में, इसमें बेसिकली आपका यूज यहाँ तक ही पड़ता है 9 तक, इससे ज़्यादा आपका यूज नहीं आता है, बट फिर भी हम 15 तक करके देखते हैं। तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ये कुछ मल्टीपल में मैंने लिखे हैं यहाँ पर 10 के। यहाँ पर 10 का मल्टीपल 1 है, या 10 का मल्टीपल 10 है, या 10 की पावर 3 है तो 10 इंटू 10 इंटू 3, 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार है ये, 10 की पावर क्यूब है। तो इनको हम प्रीफिक्स, कुछ प्रीफिक्स से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 10 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं डेका। क्या लिख सकते हैं हम इसको, डेका। 10 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेक्टो। 10 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हेक्टो। 10 की पावर 3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं किलो। क्या लिख सकते हैं, किलो। 10 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं मेगा। 10 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, मेगा। 10 की पावर 9 को हम लिख सकते हैं गीगा। क्या लिख सकते हैं, गीगा। और 10 की पावर 12 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेरा। क्या लिख सकते हैं, टेरा। और 10 की पावर 15 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, 10 की पावर 15 को हम लिखते हैं पेटा। क्या लिखते हैं, पेटा। तो इनके इन सबके जो सिंबल्स हैं उनको भी हम लिख लेते हैं। तो देखो डेका का जो सिंबल होता है वो होता है DA, हेक्टो का जो सिंबल होता है H, किलो का जो होता है K, मेगा का जो होता है कैपिटल M,
गीगा का जो होता है कैपिटल जी, टेरा का कैपिटल टी और पेटा का कैपिटल पी। तो इस तरीके से कुछ सिंबल हमारे को देखने को मिलते हैं ये। तो एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10 आप याद करें इसको कि 10 की पावर 1 को हम डेका कह सकते हैं जिसको हम डीए से लिखेंगे, 10 की पावर 2 को हेक्टो कह सकते हैं जिसे एच से लिखेंगे, 10 की पावर 3 को किलो कह सकते हैं जिसे के से लिखेंगे, 10 की पावर 6 को मेगा कह सकते हैं इसे कैपिटल एम से लिखेंगे, 10 की पावर 9 को गीगा कह सकते हैं इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, और 10 की पावर 12 टेरा जिसको टी कैपिटल टी से, 10 की पावर 15 को पेटा और कैपिटल पी से। एक और 10 की पावर 18 यदि आप लिखना चाहें तो 10 की पावर 18 को बोलते हैं एटो, 10 की पावर एक्सा, सॉरी 10 की पावर 18 कितना होता है, एक्सा होता है, जिसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस कैपिटल ई से। तो ये भी आप लिख ले बोले 10 की पावर 18 कितना होता है, एक्सा, और एक्सा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। अब इसका यूज क्या है, जैसे अभी कितना चल रहा है 2020 चल रहा है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2K20। देखो 1000 मीन्स 1000 मीन्स 10 की पावर 3, किलो का मतलब क्या है 10 की पावर 3 है, तो मैं 2020 लिखूं या 2K20 लिखूं एक ही बात है। तो हम देखते हैं बहुत बार जैसे 2K20 लिख दिया, या फिर जैसे आपसे बोला कि भाई 2000 रुपये दे दो, तो आप बोलते हैं 2K रुपीज दीजिए। फॉरेन कंट्रीज में बोलते हैं 2K का मतलब कितना है 2000, K का मतलब किलो, किलो मतलब 10 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स यहाँ पे 2 × 10 रेज़ टू द पावर 3 आप लिख सकते हैं, और ये रुपये चाहिए आपको। अब मैं बोलूँ कि मास है, उसका मास कितना है, वो है 2 डेका, 2 डेका केजी, कितना है 2 डेका केजी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 डेका मतलब कितना है 10 की पावर 1 यानी 20 किलोग्राम है। तो इस तरीके से नोटेशन आ सकता है आपके कि 2 DA kg। अब आप सोचो DA क्या चीज है, तो DA डेका है जिसका मतलब 10 रेज़ टू द पावर 1 होता है। किसी ने कह दिया आपको मास जैसे ऐसे है कि 2K kg है, 2K kg मतलब 2000 किलोग्राम है। रिजल्ट क्लियर। इसी तरीके से हेक्टो यूज हो सकता है, मेगा यूज हो सकता है। जैसे एनर्जी की बात करें तो बोल देते हैं कि 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या बोलते थे, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेगा का मतलब क्या हो गया, 5 × 10 रेज़ टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है भाई। तो यहाँ पर ये जो एब्रीविएशंस है, एम कैपिटल एम आ गया, कहीं पे कैपिटल के आ गया, कहीं पे DA आ गया, ये सब एब्रीविएशन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर नंबर को जो कि 10 की पावर में। तो आपको याद रखना है इन चीजों को, क्योंकि न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपको ये नहीं देगा 2000 kg नहीं देगा, वो 2K kg या 2K समथिंग इस तरीके से बता देगा। तो आपको वहां पे ध्यान रखना होता है कि भाई K का मतलब क्या है। जैसे मैंने बोल दिया रेजिस्टेंस कितना है, तो बोल दिया 2K ओम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस आ गया 2K ओम, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2000 ओम है। K का मतलब क्या है 10 रेज़ टू द पावर 3 है। इज दैट क्लियर। तो अब हमने प्लस में सीख लिया, तो अब माइनस में भी सीख लेते हैं। तो जितने भी ये पावर है उसमें माइनस लगा दीजिए, यानी अब माइनस के अंदर कैसे क्या बोलते हैं इनको वो सीखें। बट बच्चों एक चीज ध्यान रखो, जब अपन 10 रेज़ टू द पावर प्लस में चल रहे हैं तब हमेशा जो सिंबल आते हैं वो कैपिटल में आते हैं, ओनली डेका और हेक्टो को छोड़ के, बाकी सब कैपिटल में आएंगे। लेकिन माइनस में जितने भी सिंबल आने वाले हैं वो सब कैसे आएंगे, स्मॉल लेटर्स में आएंगे। तो थोड़ा सा चेंज रहेगा, तो अपन उससे इसको चेक कर लेंगे। तो अब 10 की पावर माइनस में ले ली मैंने, तो इनके सिंबल बदल गए, तो अब इनको डेका ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। तो अब माइनस में ये नई टेबल बनाना माइनस के अंदर, मेरे पास तो अवेलेबल है तो मैंने यहीं पे कर दिया। अब 10 की पावर -1 को हम कहते हैं डेसी, 10 की पावर -1 को हम क्या कहते हैं डेसी, 10 की पावर -2 को हम कहते हैं सेंटी, 10 की पावर -2 को हम क्या बोलते हैं सेंटी, 10 की पावर -3 को हम बोलते हैं मिली, 10 की पावर -3 को हम क्या बोलते हैं मिली, 10 की पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं 10 की पावर -6 को माइक्रो, और 10 की पावर -9 को नैनो। इसी प्रकार 10 की पावर -12 को पेरा, क्या बोलते हैं पेरा, और 10 की पावर -15 को फेमटो, क्या बोलते हैं 10 की पावर -15 को फेमटो। और 10 की पावर 18 को हम देखें यदि, तो 10 की पावर -18 यहाँ पर क्या कहलाएगी एटो, क्या कहलाएगी एटो। अब हम इनके सिंबल्स की भी बात कर लें, तो देखिए सिंबल्स क्या होंगे
डेसी का सिंबल कैसा आएगा, सेंटी का सिंबल किससे आएगा, तो डेसी का जो सिंबल है ओनली यहां पर स्मॉल डी लिखना है, यानी ओनली डी लिखा है इसका मतलब डेसी है 10⁻⁻1 है। डी ए लिखा है इसका मतलब 10⁻+1 है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेंटी का मतलब स्मॉल सी आएगा, मिली का मतलब स्मॉल एम आएगा। अब देखो स्मॉल एम का मतलब 10⁻³ मिली है, लेकिन कैपिटल एम का मतलब 10⁻+6 मेगा है। इज दैट क्लियर? 10⁻⁻, माइक्रो का एक सिंबल ही अलग है। माइक्रो कैसा आएगा, ऐसा यू जैसा, जिसको म्यू भी कहते हैं। इस तरीके से थोड़ा स्पेशली बनाएंगे, यू सिंपल ऐसे बनता है, इसमें इधर से भी आएगा यू, तो इस तरीके से म्यू बनाएंगे आप। तो ये म्यू किसका सिंबल है, माइक्रो को। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। 10th क्लास में भी आ चुका है आपके, जब हम आपको अमीटर सिखाते हैं कि अमीटर कैसा उपकरण होता है, तो ऐसा उपकरण जो करंट को मेजर कर सकता है वो अमीटर कहलाता है। अमीटर दो प्रकार का होता है, एक तो माइक्रोमीटर और एक होता है मिलीमीटर। ये और भी बहुत सारे तरीके के अमीटर होते हैं, लेकिन जो बेसिकली कम वैल्यू की करंट को मेजर करने के जो अमीटर काम में लिए जाते हैं, उन अमीटर का नाम मिलीमीटर और माइक्रोमीटर होता है। मिलीमीटर वहां पर 10⁻³ मिलीमीटर किसको माप सकता है, करंट की वैल्यू, उस वैल्यू को जिसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम I = 10⁻³ एम्पियर है जो। तो अब 10⁻³ एम्पियर को मेजर करने के लिए नॉर्मल एमीटर काम नहीं आएगा, उसके लिए अपन को वहां पे कैसा लगाना पड़ेगा, उतनी कम वैल्यू को मेजर करने वाला अमीटर, जिसको मिलीमीटर कहते हैं। क्योंकि मिली है यहाँ पर, ये मिली तो है, तो I बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं हम मिलीमीटर, क्योंकि स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ है। इसी तरह माइक्रो की वैल्यू में आ रही है, जैसे 5 माइक्रो 5 × 10⁻⁻6 एम्पियर, इस तरीके से करंट है। तो इसको मेजर करना है तो हम क्या बोलेंगे, 5 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो क्यों बोला, क्योंकि 10⁻⁻6 को हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रो लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको इस तरीके से बोला। नैनो स्मॉल n आएगा, पेरा स्मॉल p आएगा, कैपिटल P पेटा होता है। कैपिटल P को क्या बोलते हैं, पेटा, लेकिन पेरा 10⁻12 है, जिसको हम स्मॉल p से लिखेंगे, और 10⁻15 बहुत अच्छे से याद रखना है, फेमटो, जिसको स्मॉल f से लिखेंगे। फेमटो को स्मॉल f से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस का साइज है। आप न्यूक्लियस के जब साइज की बात करेंगे तो उसकी जब रेडियस निकालेंगे तो 10⁻15 मीटर आएगी, और 10⁻15 मीटर, वहां पर 10⁻15 क्या कहलाएगा, फेमटोमीटर। फेमटोमीटर को शॉर्टकट में फर्मी भी कहते हैं। ये चीज हम ध्यान रखेंगे, वहां पे सीखेंगे हम उस चीज को। तो ये हमारे सामने कुछ है। इसी तरीके से एटो का जो सिंबल होता है वो है स्मॉल ए। स्मॉल ए यानी एटो 10⁻18 के लिए यूज होगा। तो ये आपने कुछ प्रीफिक्स से सीखे 10 की पावर में। 10 की पावर के प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं हमने ये ध्यान रखा। आपको जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है मिली, सेंटी, माइक्रो और नैनो और पेरा भी। तो बच्चा है क्या, तो सारे ही कर लो, लेकिन मेन जो बता दूं, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ये 4 तो आपको ढंग से याद होने ही चाहिए। क्यों, क्योंकि इनका काफ़ी यूज हमारे होता है। आगे चलते हैं, एब्रीविएशन सीख लिया आपने 10 की पावर के। अब इनका यूज भी सीखेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक दो नोट डाल के आप लिख ले। में जैसे नोट डालें, फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, ये चीज हम निकालना चाह रहे हैं। तो 1 डिग्री बराबर हमारे को पता है कि π/180 रेडियन होता है, या 2π/360 डिग्री रेडियन होता है। ये चीज हमें पता है अच्छे तरीके से। और इस वैल्यू को यदि मैं पाई में 180 का भाग लगा दूं, डिवाइड कर दूं, तो ये डिग्री नहीं आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आती है 1.75 × 10⁻⁻² रेडियन आती है। इसको अपन डायरेक्ट याद कर सकते हैं। इस चीज को आपको डायरेक्ट याद ही कर लेना है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1.745 × 10⁻² रेडियन ये होता है। तो ये चीज आप याद कर लें, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, एक 1 डिग्री में 60 आर्क सेकेंड भी होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों, क्योंकि आर्क सेकेंड, ये डैश जो मैंने लगाया, ये चीज आपको
आप नहीं जानते इस चीज को, तो ये नई चीज है। तो ये भी क्या है, एक एंगल ही है। अब उस एंगल को कैसे करें कि भाई बहुत छोटा सा 1 डिग्री एंगल, मतलब मान के चलो कि 1 डिग्री एंगल कितना सा होगा। आप यदि जैसे मैं बात करूं, आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देख रहे हैं और आप यहां से देख रहे हैं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की ये जो आर्क है या ये जो डिस्टेंस है, इसके द्वारा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा, वो मैं बोलूँ कि कितना डिग्री है, ओनली 1 डिग्री, यानी बहुत छोटा एंगल। 1 डिग्री बहुत कम एंगल होता है। तो 1 डिग्री एंगल को भी हम जैसे ब्रेक करना चाहे और छोटा 1 डिग्री में भी यदि हम देखना चाहें कि इससे छोटा क्या हो सकता है, तो 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट होते हैं। मतलब उस 1 डिग्री के आप 60 टुकड़े कर सकते हैं, जिसमें पहला टुकड़ा क्या कहलाएगा, 1 आर्क मिनट। अब आपके दिमाग में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या हो रहा है, और इतना प्रिसिशन जो हो रहा है ये किस में करेंगे। तो ये हमारे यूज आता है जब हम बड़ी क्लास में आते हैं और हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जैसे किसी स्पेक्ट्रोमीटर पे। स्पेक्ट्रोमीटर मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे टेलीस्कोप हो गया, टेलीस्कोप से हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, या फिर हम कोई प्रिज्म है उसके अंदर से कुछ स्पेक्ट्रम को देखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर जो एंगल बनते हैं वो बहुत छोटे डिग्री के बनते हैं, मतलब 1 डिग्री से भी छोटे बनते हैं। जब 1 डिग्री से भी छोटा बन रहा है तो फिर किस में मेजर करेंगे, तो उसके टुकड़े होंगे वहाँ पे। तो 1 डिग्री के भी कितने टुकड़े हो जाते हैं, 60, और 60 वो टुकड़े जो हुए हैं वो कहलाएगा 60 आर्क मिनट। यानी 1 डिग्री में कितने आर्क मिनट हो गए, 60 आर्क मिनट हो गए, ये आपको ध्यान रखना। इसी तरीके से एक चीज और समझो बेटा, जैसे ये स्केल है, इस स्केल में आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर के अंदर भी 10 और यहाँ पर छोटे छोटे पार्टीशन है, यानी 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में आप बांट सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है वो कितना होगा। अब वो आपका देखो 1 सेंटीमीटर में कितने पार्ट है, 10 डिविजन है, तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी। तो 1 डिवीजन के लिए क्या करें, यहाँ 10 को नीचे लिया तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 10, यानी 0.1 सेंटीमीटर बराबर किसकी वैल्यू हो जाएगी, 1 डिवीजन की। Am I right? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 10 डिवीजन। आप चेक कर सकते हैं आपकी स्केल में कि 1 सेंटीमीटर में आपको 10 डिवीजन मिलेंगे यहाँ पे। तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, तो 10 को नीचे ले आओ, तो 10 को नीचे लाएंगे तो पॉइंट बन जाएगा ना ऊपर। तो 1 डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का होता है, यानी जिस प्रकार आप इन्हें 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े किए, उस प्रकार आप 1 डिग्री के भी 60 टुकड़े कर सकते हैं, जिसमें एक टुकड़ा 1 आर्क मिनट कहलाएगा। और ऐसे 60 टुकड़े होने के कारण हम इसको बोलते हैं 1 डिग्री बराबर कितने आर्क मिनट, 60 आर्क मिनट। तो मैं ये तो मिटा देता हूं, और यहाँ पे इसको बोल सकते हैं अपन इस तरीके से 60 आर्क मिनट या 60 मिनट ऑफ आर्क। तो इसको ऐसे बोलेंगे 60 मिनट ऑफ आर्क। अब यहाँ मिनट का मतलब टाइम से नहीं है बच्चों, आप ऐसे समझना 60 मिनट हो गए, यहाँ 60 मिनट, या घड़ी नहीं चल रही है जो 60 मिनट ऑफ आर्क। यहाँ पर इस 1 डिग्री के 60 टुकड़े किए, जिसमें एक टुकड़े को मिनट ऑफ आर्क कहते हैं, और इसको डेज से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? अब इस चीज को यदि हम रिप्रेजेंट ऐसे करना चाहें कि भाई 1 डिग्री बराबर 60 आर्क मिनट है, तो ये रेडियन में कितना होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 60 आर्क मिनट बराबर, अभी पता लगाया 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन है, 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। इसको 1 दे देना। अब इस रिजल्ट से हमें क्या मिला, इस रिजल्ट से हमें 1 आर्क मिनट की वैल्यू मिल सकती है, किसमें, रेडियन में। कैसे, ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 60 इंटू, इस चीज को देखना, यहां पे सेकंड चालू हो जाएगा, तो सेकंड को अभी लिखेंगे, चलो 60 इंटू 1 आर्क मिनट। 60 आर्क मिनट है ना, तो इसको 60 इंटू 1 आर्क मिनट कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं मैं इसको। और ये 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन, ऐसे कैसे ही रहेगा। तो अब यहां से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ओनली 1 आर्क मिनट। तो 1 आर्क मिनट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 को नीचे डिवाइड कराना पड़ेगा। तो 1.745 अपॉन 60 इंटू 10⁻² रेडियन, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये 1 आर्क मिनट की वैल्यू आ गई है, आपका सेकंड पॉइंट। तो 1 आर्क मिनट कितने रेडियन के इक्वल होता है, तो 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन अपॉन 60 होता है। तो इस तरीके से आपको निकालना है 1 डिग्री कितना रेडियन होता है, 1 डिग्री 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन, और 1 आर्क मिनट कितना रेडियन होता है, 1.745 अपॉन 60 इंटू 10⁻² रेडियन। तो इसको हम सोल्व करके लिख सकते हैं 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन।
तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए 1 आर्क मिनट कितना होता है 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये सेकंड वाला पॉइंट कि इसमें कितने रेडियन इतने, फर्स्ट पॉइंट 1 डिग्री में कितने रेडियन इतने, ये चीज आप याद करें क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको इसका यूज करना आना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री के 60 टुकड़े करे थे, पहला टुकड़ा क्या कहलाया 1 आर्क मिनट। अब इस 1 आर्क मिनट के भी और टुकड़े किए जा सकते हैं, ऐसी ऐसी मशीनें बन गई है, ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप ऐसे ऐसे छोटी चीजें बन गई जिसमें आप 1 डिग्री एंगल के 60 टुकड़े के अंदर पहला जो 1 आर्क मिनट है उसके भी 60 पार्ट कर सकते हैं। और उसके जब 60 पार्ट कर सकते हैं तो आप लिख सकते हैं वहां पे कि 1 आर्क मिनट बराबर कितना होगा 60 आर्क सेकेंड। क्या बोलेंगे इसको 1 आर्क मिनट, जैसे 1 डिग्री 60 आर्क मिनट के इक्वल है तो 1 आर्क मिनट किसके इक्वल होगा, उसके और 60 पार्ट कर दिए तो वो कहलाएगा 60 आर्क सेकेंड। तो हम इसको कह सकते हैं 60 सेकेंड ऑफ आर्क, 60 सेकेंड ऑफ आर्क, ARC आर्क। तो जब इतना है तो अब देखो 1 आर्क सेकेंड की वैल्यू कितनी होगी 1 आर्क सेकेंड। अब इस 1 आर्क सेकेंड को कैसे निकाले बच्चों, तो अभी जैसा प्रोसेस हमने यहाँ किया वैसे ही वहां करना। आपको पता है 1 आर्क मिनट कितना होता है 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन होता है। तो 1 आर्क सेकेंड क्या होगा, तो ये 60 को डिवाइड ही तो कराना है इसमें, तो आपके वैल्यू किसकी निकल जाए। आप 60 सेकेंड को क्या लिख सकते हैं 60 आर्क सेकेंड को 60 इंटू 1 आर्क सेकेंड या 1 सेकेंड ऑफ आर्क, और 60 फिर नीचे जाएगा किसके 2.91 के, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, आपको वैल्यू मिलेगी 1 सेकेंड ऑफ आर्क की। तो मैं यहाँ पे 1 सेकेंड ऑफ आर्क डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये कितना होगा, तो 2.91 इंटू 10⁻⁴ अपॉन ये 60 आ जाएगा यहाँ नीचे, और ये रेडियन, और इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में 1 आर्क सेकेंड या 1 सेकेंड ऑफ आर्क की जो वैल्यू आएगी फाइनल रिजल्ट वो आप लिखेंगे यहाँ पे 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। अब इस सारी चीज़ों को याद क्यों करना है, इसका जो आपको एप्लीकेशन पार्ट है, इसका जो यूज है वो हम करेंगे आगे पैरेलैक्स मेथड में, जिससे हम यहाँ से अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना सीखेंगे। जब हम लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना सीखेंगे तब हम आर्क सेकेंड एंगल की वैल्यू ये जो आई है 1 आर्क सेकेंड की वैल्यू रेडियन के अंदर, इसका यूज हमारे को वहां करना पड़ेगा, और वहां जब यूज करना पड़ेगा तो हमें अब आता है कि 1 आर्क सेकेंड कितना होता है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होता है। आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन, 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, 1 आर्क सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। इस तरीके से आप याद करें इन चीज़ों को, इनको मेमोराइज कर ले अपनी याददाश्त के अंदर बहुत अच्छे तरीके से। तो ये कुछ नोट थे 1 नोट 2 और ये 3rd, इसको आप डाल लें, ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल होगा। आगे अपन चलते हैं इसमें, अब कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स डिस्टेंस की, मास की और टाइम की हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ेंगे। तो देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा क्योंकि आज तक आपने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है, तो आज आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। नई चीज़ें सीखने में हमेशा ही मज़ा आता है, तो आप इंटरेस्ट लेते रहें, इंटरेस्ट लेके ही पढ़ें तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। तो हम अब डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स को सीखना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि डिस्टेंस या लेंथ को हम मेजर किस में करते हैं, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में या फिर फुट में। लेकिन यहाँ पर जैसे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी हो, जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ से लेकर दिल्ली के बीच में कितना अंतर है, तो भिलवाड़ा से दिल्ली के बीच में 500 किलोमीटर का डिफरेंस है, 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा, तो 500 किलोमीटर है। अब मैं यहाँ से बोलूँ कि अमेरिका कितना दूर है, तो यहाँ से अमेरिका तो बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर है, तो मैं बोलूँगा कि इतने लाख किलोमीटर या इतने 1000 किलोमीटर, समथिंग लाइक दैट। बट मैं बोलूँ चलो ये तो हमारा ना, इतना तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से अमेरिका कितना दूर, बहुत आसान है। लेकिन मैं बोलूँ कि यहाँ से सन कितना दूर है, अर्थ से सन कितना दूर है, तो फिर अर्थ से सन कितना दूर है, तो उसको हम मीटर में जब बोलेंगे तो उसको एक अलग नाम भी दे देना चाहिए हमें। और ऐसी ही कुछ बड़ी बड़ी यूनिट्स डिस्टेंस की हम यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं, जिनको हम बोल रहे हैं कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, जिसमें हम सीखेंगे 1 लाइट ईयर कितना होता है, 1 पारसेक कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ें
जो आपने कभी नहीं सुनी, जिनको हम लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने में काम में लेते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर डिस्टेंस, फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, या लिख सकते हैं यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ या डिस्टेंस। तो पहली मैं यहां पे लिख देता हूं ए नंबर डाल के फॉर लार्ज डिस्टेंस, फिर स्मॉल वाली भी सीखेंगे फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंसेस के लिए पहली जो आती है वो है लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर हिंदी में बोलते हैं प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख रहे हैं यदि, तो अभी तक जो भी चीज आपको बताई गई है वो इंग्लिश में और हिंदी में सेम टू सेम थी। जो भी प्रीफिक्स हमने सीखे यहाँ पे उनको हिंदी में भी किलो कहते हैं, इंग्लिश में भी किलो ही कहते हैं। मेगा को मेगा ही कहते हैं, गीगा को गीगा ही कहते हैं। साथ ही 1 डिग्री को रेडियन में बदलना, वो भी सेम टू सेम ही चीज़ है। तो आपको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं अपन। लाइट ईयर क्या होती है? द डिस्टेंस, हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट in light, the distance traveled by light in vacuum in 1 year, एक साल में लाइट द्वारा वैक्यूम में कितनी डिस्टेंस कवर की गई है, इसको हम कहते हैं 1 light year. It is the distance traveled by light in vacuum in 1 year. The distance traveled by light in vacuum in 1 year is known as light year. नाम से देखने पे पता पड़ता है कि ये ईयर यानी वर्ष यानी टाइम को बता रहा है, बट इट इज नॉट अ टाइम, इट इज जस्ट प्रैक्टिकल, बिग प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एक डिस्टेंस की बड़ी यूनिट है। तो अब हमारी जो लाइट है, लाइट सन से अर्थ तक आती है, तो सन से जब अर्थ आ रही है तो कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है, और हमको पता है कि एक सन से एक रे को अर्थ पे पहुंचने में लगभग 8 सेकंड का समय लगता है। यदि मेरा डाटा सही है तो लगभग 8 सेकंड का समय वो लेती है वहां से यहाँ पे आने के अंदर। तो एक साल में कितनी बार आएगी जाएगी, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 1 ईयर में, वो डिस्टेंस क्या कहलाती है? आपकी लाइट ईयर कहलाती है। तो इसकी वैल्यू हम यदि मीटर में निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 LY मीन्स 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दिस वैल्यू इज वेरी बिग वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर को आप 1 लाइट ईयर में ही कह सकते हैं। तो आपको कहीं पे लिखना है, जैसे आपको मैंने कह दिया, इसका डबल कर लीजिए आप। जैसे मैंने 18, 6 2 12, 8 और एक 9, 18.92 इंटू 10⁻15 मीटर मैंने आपको बोला कि बताओ ये कितनी डिस्टेंस है। तो आप कह सकते हैं कि 2 लाइट ईयर है। तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई तो किया मैंने, तो इतनी बड़ी संख्या को आप 2 लाइट ईयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम इनको छोटे फॉर्म में कैसे लिखे, इसके लिए हमने ये लिखा है। और ये डिस्टेंस होती कितनी है? पूरी लाइट के द्वारा एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो डिस्टेंस लाइट ईयर कहलाती है। इसकी वैल्यू इतनी होती है, आपको ये वैल्यू याद रखनी चाहिए, आपको क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड थिंग, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? AU, इसको हम क्या बोलते हैं? AU। तो ये सन और अर्थ के बीच की मीन डिस्टेंस है। इट इज अ मीन डिस्टेंस, इट इज अ मीन डिस्टेंस, it is a mean distance between the earth and sun। तो 1 AU बराबर कितना हो जाएगा? एक सन और अर्थ के बीच की मीन डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस कितनी हो सकती है? तो ये होती है 1.498 इंटू 10⁻11 मीटर। तो लाइट ईयर से छोटी है ये, इधर 10⁻15 मीटर था, यहाँ पे 10⁻11 मीटर ही है, लेकिन काफी बड़ी है। तो एक सन और एक अर्थ,
सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस या मीन डिस्टेंस यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है, जिसको हम एयू के नाम से भी जानते हैं, जिसकी वैल्यू 1.498 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, इसको भी आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एक और जो बड़ी यूनिट है डिस्टेंस की, जो लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने का काम आती है, वो है पारसेक। क्या कहलाती है वो? पारसेक। तो पारसेक हिंदी में भी पारसेक ही कहते हैं, इसको जरूर खगोलीय मात्रक कहते हैं, और आपके जो लाइट ईयर है उसको तो प्रकाश वर्ष कहते ही हैं, मैंने बताया था। ये खगोलीय मात्रक कहलाता है, और इसको तो पारसेक को पारसेक ही कहा जाता है। आगे देखते हैं। तो 1 पारसेक कितनी डिस्टेंस होगी? तो सबसे पहले तो इसमें लिखो इट इज द बिगेस्ट यूनिट, इट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है तो इसकी वैल्यू भी उसी तरीके से होगी। तो 1 पारसेक की यदि हम वैल्यू की बात करें तो 1 पारसेक बराबर कितना लाइट ईयर होता है? तो 1 पारसेक इज इक्वल टू, लाइट ईयर में तो नहीं लिख सकता, ऐसे लिखता हूँ 0.308 इंटू 10⁻16 मीटर। तो देखो ये सबसे बड़ी, क्योंकि लाइट ईयर में आपने देखा था यहाँ पे 10⁻15 ही था, तो ये उससे भी 10 गुना है। तो 1 पारसेक सबसे बड़ी यूनिट। अब ये 1 पारसेक होती क्या है? तो देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई देखो जैसे ये अर्थ है, छोटी सी, ये कौन है? अर्थ है, और ये सन है। इस सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस अभी हमने पता लगाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी थी? 1 AU बराबर 1.498, अरे 8 नहीं है, ये 6 है। तो आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर ले, 1 AU बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। तो ये डिस्टेंस है क्या? सन और अर्थ के बीच की मीन डिस्टेंस। तो ये सन और अर्थ के बीच की मीन डिस्टेंस कौन है? 1 AU है, जिसको हम लिख सकते हैं 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये डिस्टेंस किसी पॉइंट पे, यदि किसी पॉइंट पे यहां पर यदि 1 आर्क सेकंड, कितना बेटा? 1 आर्क सेकंड, मतलब 1 डिग्री का 60 पार्ट का भी 1 डिग्री का 60 पार्ट कौन था? 1 आर्क, 60 आर्क मिनट, उसमें भी 1 ले लो, 1 आर्क मिनट, उसके भी 60 वाला पार्ट 1 आर्क सेकंड, इतना एंगल सबटेंड करे ये डिस्टेंस, इस पॉइंट पे यदि इतना एंगल सबटेंड करे, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी क्या कहलाएगी? पारसेक। मतलब इस पॉइंट से इस अर्थ की डिस्टेंस या इस पॉइंट से इस सन की डिस्टेंस जो होगी वो आपका क्या कहलाएगी? पारसेक कहलाएगी। तो इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 AU डिस्टेंस पर स्थित दो पार्टिकल या दो चीज, दो, एक अर्थ और सन, आपके किसी पॉइंट पे यदि 1 आर्क सेकंड का एंगल सबटेंड करे, तो उस पॉइंट और उस अर्थ के बीच की डिस्टेंस 1 पारसेक कहलाएगी, जो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के इक्वल होती है, और इट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। तो 3 चीज आपको याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं अपन, अब बात करते हैं स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन कौन सी कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो हमें काम में लेनी है। तो देखो स्मॉल डिस्टेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट ईयर में जब आप न्यूक्लियाई एटम्स ये पढ़ेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस को इमेजिन करना पड़ेगा कि एक न्यूक्लियस का साइज कितना बड़ा होता है, एक एटम का साइज कैसा होता है, एक मॉलिक्यूल का साइज कैसा होता है, ये आपको इमेजिनेशन में लाना पड़ेगा। तो जब इमेजिनेशन में लाएंगे तो वहाँ पे कुछ यूनिट्स मैं आपको बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ, तो वो आपको वहाँ पे हेल्प करेगी कि हाँ ऐसा हमने पढ़ा था 11th क्लास के 2nd चैप्टर में। तो बी पार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर स्मॉल डिस्टेंस, फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस, तो पहली जो होती है इसमें वो है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? माइक्रोन, मीटर लग गया तो माइक्रोन बन गया, क्योंकि हम पता है माइक्रो तो ये होता ही है 10⁻6 माइक्रो होता है, और मीटर इसके साथ लग गया तो माइक्रोन कहलाता है। दूसरी बात 10 नैनोमीटर।
नैनोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर। ये किसका साइज है, मॉलिक्यूल का साइज है। तो मॉलिक्यूल साइज इस ऑर्डर का होता है, किस ऑर्डर का होता है, 10⁻⁹ मीटर के साइज का कौन होता है, मॉलिक्यूल होता है। थर्ड एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का रिप्रेजेंटेशन ही बड़ा जबरदस्त है। इसको आप लिख सकते हैं ए के ऊपर ऐसे जीरो लगा दे, एंगस्ट्रॉम ए के ऊपर कैसे लगा दे, ऐसे जीरो गोला बना दे ऊपर। तो ये जो एंगस्ट्रॉम है, इसमें 1 एंगस्ट्रॉम की मैं बात करूं तो 10⁻⁻10 मीटर कितना होता है बच्चों, ध्यान रखना है। एंगस्ट्रॉम का मतलब ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस की यूनिट बन चुकी है, मीटर इसमें लग गया है। 10⁻⁻10 के साथ मीटर हमेशा ही आएगा। तो एंगस्ट्रॉम, जैसे माइक्रोन में माइक्रोमीटर 10⁻�6 के साथ मीटर आ गया, वैसे एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 के साथ मीटर आता है। और ये किसका साइज है, ये एटॉमिक साइज को रिप्रेजेंट करेगा। तो एटॉमिक साइज है ये ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है मतलब ये जो 10⁻10 मीटर का जो ऑर्डर है ये एटॉमिक साइज को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आगे देखें तो फेम्टोमीटर या फर्मी। तो फर्मी की बात करें तो 1 फर्मी बराबर क्या हो जाएगा, 1 फर्मी मीटर बराबर क्या हो जाएगा। तो 1 फर्मी को हम FM इस तरीके से लिखेंगे जिसकी वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर होती है। और ये न्यूक्लियस के साइज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूक्लियस साइज आप इस प्रकार देख सकते हैं। तो देखिए जैसे सबसे छोटा एटम में कौन होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बड़ा एटम, एटम से बड़ा मॉलिक्यूल, क्योंकि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरीके से इनका साइज बढ़ता जाता है। तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं जिसको आप समझ सकते हैं स्मॉल डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए। अब आप आगे चल सकते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स आपके मास की भी हैं। जैसे हम जानते हैं कि 1 टन में कितने किलोग्राम होता है, तो 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होता है, तो 100 किलोग्राम होता है। इसी तरीके से एक और यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट, 1 CSL। 1 CSL मतलब 1 चंद्रशेखर लिमिट। तो 1 चंद्रशेखर लिमिट किसको रिप्रेजेंट करती है, तो वो रिप्रेजेंट करती है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। तो इस चीज को भी अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। मास के बारे में बात कर ले तो सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स अब किसकी आ जाएगी, मास की। और उसके बाद फिर हम मेजरमेंट कैसे करते हैं स्मॉल डिस्टेंस का, और मेजरमेंट कैसे करेंगे लार्ज डिस्टेंस का, उसके बारे में सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे नोट डाल के लिखा देता हूँ कि क्या क्या होता है। बाकी भी बहुत सारी हैं। एरिया के लिए क्या क्या है, जैसे 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर या फिर स्क्वायर मीटर होते हैं। तो 1 हेक्टेयर में 10⁻⁴ यानी 10⁴ स्क्वायर मीटर होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि 10,000 स्क्वायर मीटर स्क्वायर होते हैं। तो अभी फिलहाल अपन बात कर रहे हैं मास के लिए। तो नोट कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मास, कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मास। ऐसे टाइम के लिए भी होते हैं फॉर मास। तो लिख लीजिए इसको, एक तो लिख लीजिए 1 टन, 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है। दूसरा 1 क्विंटल तो 100 किलोग्राम ही होता है 1 क्विंटल में। तीसरा 1 CSL यानी 1 चंद्रशेखर लिमिट। ये चंद्रशेखर लिमिट देखने में लगता है कि कोई डिस्टेंस को बता रहा है, जबकि डिस्टेंस को नहीं बताता है। ये किसको बताता है, मास को ही बताता है। तो 1 CSL यानी होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन। तो सन का जितना भी मास है उसका 1.4 टाइम मास, सन का जितना मास है उसका कितना गुना, 1.4 टाइम्स। तो ये बहुत ही बड़ी यूनिट है किसकी, मास की, चंद्रशेखर लिमिट। तो याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टाइम के लिए लिख लो यहाँ पे फॉर टाइम, नोट 1 डाल देना। ये ABC दे दो इसको। अब नोट 2 क्या हो जाएगा, फॉर टाइम। तो टाइम के लिए भी देखो 1-2 लिखा देता हूँ। जैसे स्मॉलेस्ट टाइम के लिए जो एक होती है शेक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। 1 शेक, तो 1 शेक बराबर कितना होगा, तो 1 शेक में देखो 10⁻, आई थिंक चेक कर लेते हैं इसको, 1
1 शेक इज इक्वल 10⁻⁻8 सेकेंड, 10⁻⁻8 सेकेंड। तो बहुत कम समय है 10⁻, ये इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम भी है। जब वो एक्साइटेड होके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक्साइटेड से वापस ग्राउंड में कब आ जाता है, इतने सेकंड के बाद में। तो इट इज ए टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है, इतनी देर के लिए रहता है, उसके बाद वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो ये 1 शेक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। बिगेस्ट यूनिट की बात करें तो सोलर डे, सिडेरियल डे, सोलर ईयर, ट्रॉपिकल ईयर, लीप ईयर, लोनर मंथ, खूब सारी होती है। तो आपको ये याद रखनी चाहिए। बाकी सारी आप और अलग अलग तरह की किताबें हैं जिसमें आप जाके देख सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम कैसे करें, तो सबसे पहले हम मेजरमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, पहले तो ये देखें तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ, अभी मैं बात कर रहा हूँ लार्ज डिस्टेंस की। तो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो कुछ डायरेक्ट मेथड्स हैं जिनसे आप मेजरमेंट कर सकते हैं लार्ज डिस्टेंस का। जैसे एक मेथड तो है ट्रायंगुलेशन मेथड, जिसमें आप टिग्नोमेट्री जो हमारी मैथमेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं 10th क्लास में, 11th क्लास में, तो उस टिग्नोमेट्री का यूज करके हम किसी पहाड़ की लंबाई, किसी पहाड़ की ऊंचाई, लंबाई से बेटर मैं शब्द यूज कर लूँ यहाँ पे हाइट से। तो हाइट ऑफ जैसे माउंटेन मुझे फाइंड आउट करना, तो मैं स्केल या जो इंच स्टेप होता है उससे मैं मेजर नहीं कर सकता। तो मैं किसी पहाड़ की हाइट कैसे मेजर करूंगा, तो इसके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री का मेथड्स यूज करूंगा। कैसे, मैं मान लिया कि जैसे ये कोई पहाड़ है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बैठे बैठे इसकी जो टॉप थी उससे और इसके बेस के बीच में एंगल मेजर कर लिया। क्या मेजर कर लिया मैंने, एंगल मेजर कर लिया। अब मुझे इसकी हाइट चाहिए, तो मुझे पहले तो ये पता लगानी पड़ेगी कि ये डिस्टेंस कितनी। ये डिस्टेंस मेजर करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक्सेसिबल डिस्टेंस है, मैं मेजर कर सकता हूँ यहाँ से 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो भी डिस्टेंस है। जैसे हम ये वाली डिस्टेंस को हमने मेजर कर लिया, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। यानी आप देखें तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा, ये क्या कहलाएगा, बेस। ये कर्ण, ये लंब, ये आधार। तो अब कैसे निकाले लंब, लंब ही तो हमारी हाइट है भाई, हाइट क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर ही। तो उसको कैसे मेजर करें, तो हमको याद करना होगा फॉर्मूला, जो कि होता है tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो क्या होगी, हाइट, और बेस क्या हो गया, हमारे एक्सेसिबल डिस्टेंस, जो कि हमको पता है इस पॉइंट से इस पॉइंट की कितनी, ये हमें नॉन है, तो ये हमारा बेस आ जाएगा। और ये tan थीटा, अब tan थीटा जैसे फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हो गया, तो मुझे क्या चाहिए, हाइट, और बेस मान लो जैसे 5 किलोमीटर है, कितना है बेस, 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 5 किलोमीटर, तो मेरे पास हाइट कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 10 30, 10 30 कितना होता है 1/√3 किलोमीटर। तो इसको काट दो, इसको जो भी आंसर आएगा, इतने किलोमीटर इस पहाड़ की हाइट। तो बड़े आसानी से डायरेक्ट मेथड से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हमने एक लार्ज डिस्टेंस, इस पहाड़ की पूरी जो डिस्टेंस थी कुछ किलोमीटर्स में आएगी, वो हमने मेजर कर ली। तो एक तरीका है जिससे हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। तो फिर इनडायरेक्टली कैसे मेजर करें, तो इनडायरेक्टली मेथड्स लार्ज डिस्टेंस के तो लिए नहीं है, लेकिन स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इनडायरेक्टली बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। जैसे नहीं, ये जो मैंने मेथड बताया ये इनडायरेक्ट मेथड था, मैंने गलत बता दिया। ये कैसा मेथड है, इनडायरेक्ट, क्योंकि मैंने डायरेक्ट थोड़ी निकाला है, तो मैंने ये इनडायरेक्ट मेथड ही बताया। कुछ डायरेक्ट मेथड्स स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए और भी होते हैं, वो हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपके वो अभी सिलेबस में है भी नहीं इतने। आपको जो मेन चीज़ पढ़नी है वो है पैरेलक्स मेथड, जिसमें हम लार्ज डिस्टेंस को किस तरीके से पैरेलक्स मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं वो सीखेंगे। लेकिन कुछ स्मॉल डिस्टेंस जिनको हम कुछ डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करना चाहे, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 उपकरण आते हैं इसमें। एक होता है वर्नियर कैलिपर्स,
इनका नाम आपने पढ़ा ही होगा किताब में, नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। दूसरा होता है स्क्रू गेज, ये प्रैक्टिकल करेंगे आपके 11th क्लास के, 3 प्रैक्टिकल है ये, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, और तीसरा है स्पेरोमीटर। हिंदी में इनको क्या क्या कहते हैं वो बताता हूँ मैं। इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स ही, इसको बोलते हैं पेच मापी। स्क्रू मतलब पेच और गेज का मतलब मापी, तो पेच मापी, और स्पेरोमीटर को गोलाई मापी भी कहा जाता है। तो गोलाई मापी, पेच मापी और वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर इन तीनों की सहायता से एक स्केल से भी जैसे क्या क्या चीज मेजर कर सकते हैं। तो मैं पर्टिकुलर जैसे वर्नियर कैलिपर्स की बात कर रहा हूँ, तो एक गिलास है, जैसे उस गिलास का जो डायमीटर है, एक गिलास होता है सिलेंड्रिकल ग्लास, तो उस गिलास के ऊपर जो ऊपर का मुंह है, तो उसका इंटरनल डायमीटर और आउटर डायमीटर आप किसकी सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं? वर्नियर कैलिपर से। इसके साथ वर्नियर कैलिपर से उस ग्लास की आप जो गहराई है, डेप्थ है, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल्स है आपके, जो वहां पर इनको आप यूज सीख ही लेंगे, तो हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस डायरेक्ट मेथड है, आपको उपकरण दे दिया, आप मेजर करो और प्रिसाइसली मेजर करिए, एकदम करेक्ट, बिना किसी एरर के आप उसमें मेजर कर सकते हैं। स्क्रू गेज से आप हमारे ये जो आपके जो बाल है, इस बाल का डायमीटर निकाल सकते हैं। अब बोले कि बाल का कौन सा डायमीटर, बाल को स्पेरिकल थोड़ी, बट बाल तो सिलेंड्रिकल तो है ना भाई, सिलेंड्रिकल ही तो है। कोई भी रिफिल होती है या कोई भी जैसे पतला तार है या आपका बाल हो गया, इसको यदि आप देखें ढंग से तो एक सिलेंड्रिकल शेप में, और सिलेंड्रिकल शेप में जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं। तो उस सर्कुलर शेप का तो डायमीटर होगा ना, तो वो डायमीटर आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे? स्क्रू गेज से। तो आपके बाल का, आपके पेन की रिपिल का डायमीटर, इतना छोटा डायमीटर विद प्रिसीशन, विद एक्यूरेसी के साथ हम स्क्रू गेज की सहायता से सीखते हैं। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल है। स्पेरोमीटर एक और तीसरा उपकरण यहाँ पे होता है, जिसकी सहायता से आप किसी भी जैसे बॉल है कोई, तो कोई स्पेरिकल बॉडी है, उसकी कर्वेचर आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? उसकी कर्वेचर। तो कर्वेचर होती क्या है, तो जब ये प्रैक्टिकल करते हैं अपन तभी सीखेंगे इस चीज को। तो ये कुछ डायरेक्ट मेथड्स हैं जिसमें डायरेक्ट उपकरण आपको दे दिया जिससे आपको निकालना है। लेकिन हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि इनडायरेक्ट मेथड कौन कौन से, जिसमें कोई उपकरण नहीं है, ओनली प्योर मैथमेटिक्स हम यूज कर रहे हैं और फिजिक्स यूज कर रहे हैं और हम इसमें निकाल रहे हैं। जैसे मैंने ट्रायंगुलेशन मेथड बताया। अब ये जो इनडायरेक्ट मेथड से ये कौन सी डिस्टेंस के लिए, ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए नहीं कर रहा हूं मैं अभी, मैं किसके लिए बता रहा हूँ? लार्ज डिस्टेंस के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई माउंटेन की हाइट, या फिर यहाँ से लेके सन की डिस्टेंस, या यहाँ से लेके मून की डिस्टेंस, या यहाँ से लेके किसी दूसरे प्लेनेट की डिस्टेंस, इतनी बड़ी डिस्टेंस यदि मुझे मेजर करनी है तो मुझे इसके लिए कुछ नए मेथड्स, कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें पैरेलैक्स मेथड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और साथ ही एक ट्रायंगुलेशन मेथड तो हमने सीख ही लिया। ये पर्टिकुलर कोई पहाड़ की हाइट, इस तरह की चीज़ों के लिए काम आता है। लेकिन यहाँ से लेके मून की डिस्टेंस निकालनी हो तो उसके लिए हमें एक नया मेथड सीखना होता है जिसका नाम है पैरेलैक्स मेथड। तब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर डायरेक्ट मेथड तो ठीक है छोटी डिस्टेंस के लिए, लेकिन हम इनडायरेक्ट मेथड भी है क्या? तो इनडायरेक्ट मेथड भी है स्मॉल डिस्टेंस के लिए, जिसमें आप एक मॉलिक्यूल के साइज के बराबर जो डिस्टेंस होती है 10⁻⁹ मीटर तक आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे मेथड को ओलिक एसिड मेथड भी कहते हैं। एक अवोगाद्रो हाइपोथेसिस मेथड भी है, जिससे आप छोटे छोटे एटम्स का जो साइज है उस लेवल तक जाके स्मॉल डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं विद प्रिसिशन। तो काफ़ी सारे मेथड्स हमारे सामने हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ के। तो पैरेलैक्स मेथड हम स्टार्ट करते हैं, या चलो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पैरेलैक्स मेथड से, और ओलिक एसिड मेथड और जो अवोगाद्रो हाइपोथेसिस है उसकी सहायता से हम लार्ज डिस्टेंस के साथ साथ स्मॉल डिस्टेंसेस को भी मेजर करना सीखेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। साथ ही डायमेंशंस जो फॉर्मूले हैं उनको सीख के उनकी एप्लीकेशन को भी कंप्लीट करेंगे, और इस पार्ट को लगभग 60 to 75% फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप इस चीज़ को नोट डाउन करें। थैंक यू।